नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल बोधी ट्रिप पे। तो आज के इस वीडियो में हम गाला असाइनमेंट 2022 के सोशल साइंस के सेक्शन बी का सॉल्यूशन लाने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है भारत के प्राचीन प्रजा के रूप में आर्यों का परिचय दीजिए। तो हमें किसका परिचय देना है? तो वो है आर्य प्रजा का। तो देखिए, इसके बारे में लिखा, भारत में आर्य संस्कृति के निर्माता आर्य नॉर्डिक लोग थे। यानी आर्य संस्कृति यानी आर्यन जिसे कहते थे, वो लोग कौन कौन थे? आर्य लोग। ये प्राचीनतम हिंदू आर्य, प्राचीन काल में हिंदू आर्य कहलाते हैं। यानी जो हिंदू प्रजा है इस देश की, उन्हें पुराने समय से ही आर्य कहते आए हैं। इनकी मुख्य संख्या जिन प्रदेशों में थी वह आर्यवर्त कहलाता था। जिन जिन जगह पे आर्य ज्यादा देखने मिलेंगे वो जगह को आर्यवर्त कहते थे। आर्य इनकी समकालीन प्रजा की उपेक्षा अपेक्षा अधिक विकसित थे। समकालीन का मतलब उस वक्त जितनी भी दूसरी प्रजातियां, दूसरे लोग थे, दूसरी जो प्रजाति, उनके सामने या उनसे अगर इनको कंपेयर किया जाए तो ये ज्यादा विकसित थे। आर्य वृक्ष, सूर्य, पर्वत, वायु, नदी, बारिश आदि की पूजा करते थे। यानी ये प्रकृति के पूजा करते थे। इन्होंने स्तुति यानी ऋचाओं की रचना की। फिर आर्य की प्रवृत्तियों में से वेद पठन प्रचलित हुआ। इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि आर्य भारत की एक प्राचीन प्रजा थी। अब क्वेश्चन नंबर 17, नेग्रिटो यानी हप्सी प्रजा का परिचय दीजिए। तो नेग्रिटो अथवा निग्रो, नेग्रिटो देखो, नेग्रिटो प्रजा को निग्रो प्रजा भी कह सकते हैं या हप्सी प्रजा भी कहते थे। जाति भारत की सबसे प्राचीन प्रजा मानी जाती है। सबसे प्राचीन प्रजा यानी आर्य आए, द्रविड़ आए, ये सारी प्रजा रही इंडिया में। पर इन सारी प्रजाओं में जो सबसे पुरानी थी वो रही नेग्रिटो यानी निग्रो। ये अफ्रीका से बलूचिस्तान के रास्ते से होके भारत में आए थे। फिर अगला मुद्दा, ये श्याम रंग के थे, 4 से 5 फुट ऊंचे, सिर पर घुंघराले बाल वाले थे। इसका मतलब ये है, ये इनके शारीरिक फीचर थे। क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें में कहा गया है संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात के रचयिता के नाम बताइए। 1 मार्कर, 2 मार्कर क्वेश्चन है। संगीत रत्नाकर की रचना किसने की थी? वो थी पंडित सारंगदेव ने। और संगीत पारिजात की रचना किसने की थी? वो की थी अहोबल ने। फिर कताई कला में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? बरोबर। तो रुई और पूनी में से रेसे को खींचने के साथ ऐंठकर लंबा धागा बनाने की कला को कताई कला कहते हैं। हम जो वो बोलते थे ना, कपड़ा बनाने की जो कला, हैंड वीविंग। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारत में आए हुए तीर्थस्थलों का परिचय दीजिए। तो भारत में आए हुए कौन से तीर्थस्थल है, उनका नाम देना है। भारत के तीर्थस्थल, तो प्राचीन समय से भारत तीर्थ भूमि रहा है। यानी बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बहुत तीर्थ की जगह है वो भारत में थी। भारत के लोग विविध स्थलों की यात्रा पर जाते हैं। भारत में 4 धाम की यात्रा, देखिए ये महत्वपूर्ण है, भारत में 4 धाम की यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा प्रसिद्ध है। फिर 4 धाम में कौन सी जगह थी? वो थी बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, इनका समावेश होता है। इसके उपरांत 51 शक्तिपीठों और अमरनाथ की यात्रा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर गिरनार की परिक्रमा और शत्रुंजय की परिक्रमा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर अगला मुद्दा है भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भंडार है। देश विदेश से पर्यटक भारत के स्थापत्यों की मुलाकात के लिए आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर यूनेस्को ने वैश्विक विरासत के स्थलों में भारत के 32 स्थलों का समावेश किया है। फिर ये हमें अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का परिचय दीजिए। तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तांजोर जिले में है। इस मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 तक हुआ। यानी 7 साल इसके बनावट में लगे और हजारों साल, 1000 साल ये पुराना मंदिर है हमारे लिए। यह एक शिव मंदिर है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। यानी उस समय में जो आर्किटेक्चर था उसमें से एक आर्किटेक्चर का टाइप था जो कि था द्रविड़ आर्किटेक्चर, उस हिसाब से बनाया गया है। चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, इसीलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो ये पूछा जाए कि राजराजेश्वर मंदिर कैसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं राजराजेश्वर मंदिर बृहदेश्वर का मंदिर है। यह मंदिर 500 फुट लंबा और 250 फुट चौड़े 4 दीवारी वाले मैदान में बनाया गया है। बृहदेश्वर मंदिर की गणना ऊंचे शिखर वाले मंदिरों में होती है। यह मंदिर भारत के भव्य मंदिरों में स्थान रखता है। मुंबई प्राकृतिक इतिहास समिति की रचना कब हुई थी? यह समिति क्या कार्य करती है? अगला सवाल। तो मुंबई प्राकृतिक समिति की रचना इसी सन 1883 में हुई थी। यह सबसे प्राचीन संस्था है किसके लिए? भारत के इतिहास का समीक्षा करने के लिए। यह समिति पर्यावरण एवं वन्य जीवन संरक्षण का कार्य कहती है।
स्वामी विवेकानंद ने धर्म परिषद में धर्म के विषय में क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो यानी अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म परिषद में कहा था कि मुझे कहते गर्व है कि जिस धर्म का मैं प्रतिनिधि हूँ उस धर्म ने जगत को सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व का पाठ सिखाया है। क्वेश्चन नंबर 22, वन्य जीव संरक्षण के उपाय बताइए। तो वन्य जीव संरक्षण के उपाय देखिए, तो उसमें क्या है, जंगलों के बारे में हम हमारी मानसिकता एवं दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। इसे हम आय का ना मिटने वाला स्रोत माने, यह मूर्खता है। इसके संरक्षण होना चाहिए, तभी वन्य जीव को प्राकृतिक आश्रय स्थान बचेंगे। जंगल में तृणाहारी एवं मांसाहारी प्राणियों की संख्या का संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसके लिए जंगलों में जल स्रोतों की देखभाल एवं पालतू पशुओं की चराई पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाने चाहिए। शिकार को रोकने के लिए बड़े कानून एवं उनका सख्ती से अमलीकरण कराना चाहिए। सजीवों के प्रजनन काल में उन्हें विक्षेप नहीं, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। समाज में बड़े पैमाने पर जन जागृति के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। फिर अथवा में जो सवाल है, मालिकी और व्यवस्थापन की दृष्टि से जंगलों के प्रकार बताकर उसका वर्णन कीजिए। मालिकाना प्रशासन एवं व्यवस्थापन की दृष्टि से भारत के जंगलों को 3 प्रकार में बांटा गया है। राज्य के मालिकाना जंगल, सामुदायिक जंगल और निजी जंगल। राज्य के मालिकाना जंगल, इस प्रकार के जंगलों पर राज्य या केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। इसका नियंत्रण होता है इसमें राज्य या केंद्र सरकार का। फिर सामुदायिक वन, इस प्रकार के जंगलों पर स्थानीय स्वशासन संस्था यानी जैसे कि समझिए ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका या जिला पंचायत का नियंत्रण होता है। फिर निजी जंगल यानी प्राइवेट जंगल, इस प्रकार के जंगल व्यक्तिगत मालिकाना हक होता है इसमें, जैसे कि ओडिशा, मेघालय, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ये जंगल विशेष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण भारत में तालाबों के द्वारा खेती क्यों की जाती है? क्योंकि वहाँ तालाब आसपास के इलाके में आसान होता है और वहाँ का जो भूपृष्ठ है वो जमीन, उधर तालाब होना आसान है। फिर भारत में भूमिगत जल स्रोतों का स्थान महत्वपूर्ण है क्यों? अब देखिए, भूपृष्ठ जल के अवशोषण से भूमिगत जल प्राप्त होता है। भूमिगत जल राशि अमर्यादित है। भारत में उत्तर के मैदानी क्षेत्र में 42% भूमिगत जल मिलता है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश और पर्वतीय क्षेत्रों के कारण भूमिगत जल की मात्रा कम पाई जाती है। भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए होता है। अब मैंगनीज का उपयोग बताइए। मैंगनीज या लोहा फौलाद उद्योग के लिए महत्वपूर्ण धातु है। फिर इसका मुख्य उपयोग लोहे में फौलाद बनाने की प्रक्रिया में होता है। इसका अन्य उपयोग रासायनिक उद्योग जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, जंतुनाशक, कीटनाशक, शुष्क बैटरी बनाने में होता है। इसके उपरांत चमड़ा उद्योग, कांच उद्योग, दिया सलाई उद्योग, फोटोग्राफी, चिनाई मिट्टी के बर्तन बनाने में, रंगीन ईंट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। फिर अभ्रक के गुणधर्म और उपयोग लिखो। अभ्रक के गुणधर्म, अभ्रक अग्निरोधक, विद्युत का अवाहक है। और अभ्रक के उपयोग देखते हैं। अभ्रक का उपयोग बिजली के साधन बनाने में होता है, जैसे बिजली की मोटर, डायनेमो, रेडियो टेलीफोन, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज आदि। भारत में जहाज निर्माण के मुख्य केंद्र कितने हैं, कहाँ पर आए हुए हैं? भारत में जहाज निर्माण के 5 मुख्य केंद्र हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोचीन, मुंबई और कहाँ से मरमागो में। फिर अथवा में देखिए क्या सवाल है, तो भारत में सीमेंट उद्योग के विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो सीमेंट उद्योग के बारे में, तो भवन निर्माण, सड़कें, बांध आदि के निर्माण के लिए सीमेंट अनिवार्य है। भारत का स्थान सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद दूसरा है। भारत विश्व का लगभग 6% उत्पादन करने वाला देश है। चूना, पत्थर, कोयला, चिरोड़ी, बॉक्साइट, चिनाई मिट्टी आदि सीमेंट बनाने के कच्चे माल है। कच्चे माल का मतलब ही होता है वो चीज जिसका उपयोग करके हम सीमेंट बनाएंगे, तो हमारा जो चीज है वो बनाएंगे। कच्चे माल एवं उत्पादन वजन में भारी होने से सीमेंट के कारखाने जहां कच्चा माल आर्थिक प्रमाण में उपलब्ध हो वहीं स्थापित होते हैं। यानी कच्चा माल लाने में खर्चा अच्छा खासा होता है, और अगर अच्छा खासा खर्चा हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए जहां पे उसका कच्चा माल आसानी से अवेलेबल हो वहीं पे हम हमारा सीमेंट का कारखाना बनाते हैं।